जानते हैं, आपकी हुकूमत की मजबूरियां हैं वो भी जानते हैं। तो जब तक ये चीज एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ जिसे कहते हैं इंटरनल पॉलिसी कह लीजिए या फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, या एक मैटर ऑफ इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन कि हमने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कुछ एक्शंस करके दिखाने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो जिसे कहते हैं ना टिकिंग द बॉक्सेस। इट शुड नॉट बी टिकिंग द बॉक्सेस, इट शुड बी एक्चुअली voluntarily done कि जी हम ये कर रहे हैं and we are interested in eliminating the terrorists within our country and Pakistan should no longer be a safe haven। और आपकी कंट्री में जो गन कल्चर है वो गन कल्चर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिसको आम भाषा में कलिश्निकोव कल्चर कह देते हैं जो आपके मुल्क में है। आपको यू नीड टू डू अ लॉट मोर टू गेन कॉन्फिडेंस। आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात करी है, करतारपुर साहब कॉरिडोर का जो प्रोमो वीडियो था, उस प्रोमो वीडियो में खालिस्तान रेफरेंडम 2020 बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था। और एक दिन मेरा ख्याल है कि आप थे मेरे साथ चैनल पे, कोई और शख्स थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कहा कि साहब कहीं वो रह गया होगा, गलती से आ गया होगा। तो इट्स अ गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। और ये एडिटोरियल स्टाफ इतना होता है कि कोई भी चीज एडिट किए बिना और 2 4 6 हाथों से निकले बिना जाती नहीं है, रिलीज नहीं होती। बहरहाल बात ये भी है आरजू काज़मी साहिबा के जो करतारपुर साहब कॉरिडोर है उसको पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया गया है, विच इज अ नॉन सिख ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय अ नॉन सिख पर्सन। तो मैं ये समझता हूं कि आप 2 कदम आगे चलते हैं फिर आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ये एक स्लिप जो है ना आपके कंट्री का, जो बैकवर्ड स्लिप है, ये जरा इसको अगर आप दुरुस्त करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कुछ आने वाले वक्त में people can still have some confidence। आपके ऊपर कुछ हद तक कॉन्फिडेंस कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल पाकिस्तान को करना पड़ेगा और हर चीज में डिनायल मोड में नहीं जा सकते, बट स्टिल कुछ पोस्टर्स, कुछ फ्लायर्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाए होते। आपको पता है दोनों कंट्रीज में कहीं ना कहीं कुछ शरारती लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि रिलेशन बेटर हो, तो वो इस तरह की बात कर देते हैं। तो उनको अगर हम सीरियसली लेने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये चीज तो कहीं से भी कुछ भी हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी। ये हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हों, तो वो कुछ ना कुछ कश्मीर की तरफ भी एक्टिविटीज करते हैं और वो इस तरह के पोस्टर्स और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी लगा देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। आई होप सो कि वो हमारे डिबेट्स को भी देखेंगे, आपके पॉइंट्स को भी सुनेंगे और सुनते ही हैं। अब ये और बात है कि वो कितना स्लो एक्शन करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सर एक चीज और, आपके इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ फॉरेन हैंड्स भी हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविस्ट जो थे उनको अरेस्ट भी किया गया इंडिया में। आप किस तरह देखते हैं सब चीजों को? पहली बात तो आरजू साहिबा, आपने जो बात पिछले सवाल को कंक्लूड करते हुए कही है, यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद करती हैं कि पाकिस्तान की जो आपकी जो सरकार है या जो आपकी इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंसी है, या आईएसपीआर है, आपके आईएसआई है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है साहब। लाइक आई सेड कि इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि हमने इन लोगों को एलिमिनेट करना है, इनको हमने इनके ऊपर क्रेडिबल एक्शन लेना है। भर इसमें आई डोंट थिंक कि वो सफिशिएंट है। इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब आपके घर में कहीं पे दीमक लगती है, कहीं पे कीड़े पड़ जाते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट उसको एक्सट्रीम करना पड़ता है, एक्सटर्मिनेट करना पड़ता है, वहां पे दवाई छिड़कनी पड़ती है। तो जब तक आप इन लोगों के ऊपर दवाई छिड़क के इनको आप खत्म नहीं कर देंगे, तब तक आपका मुल्क प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये इन कीड़ों को, इफ आई में यूज दिस वर्ड, पालने वाले आपके सरकारी लोग हैं, आपकी एजेंसीज हैं जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। और आपने दूसरी बात कही आरजू जी के कुछ लोग ऐसे हैं जो शरारत करते हैं, तो शरारत करने वाले लोग तो आपको पता ही है, उन्हीं के कारण तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। तो आप इन लोगों को उठा के खत्म कर दीजिए और शरारतें भी खत्म हो जाएंगी। बहरहाल जहां तक करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात है, वो आपकी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल वीडियो था, तो इट कैन नॉट बी मेंशन्ड कि जी हाँ, अगर आपकी सरकार में शरारती लोग नहीं बैठे हुए जैसा कि आप कहना चाह रही हैं,
जो कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपकी सरकार में भी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आपके एजेंसीज में भी बहुत से शरारती लोग हैं, और वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। बहरहाल, आपने अब बात करी फार्म प्रोटेस्ट की, और उसके साथ जो इंटरनेशनल या जो बाहर के लोग, आपने कहा है कि फॉरेन हैंड है, तो अब जब भी कभी आप खालिस्तान का नाम सुनेंगे तो आप ये वाज़ेह तौर पे मान लीजिएगा कि ISPR का K2 प्लान था। K2 प्लान में K1 बिंग कश्मीर एंड K2 बिंग खालिस्तान। तो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A के बाद वो शोरूम जो दिखा दिखा के दुनिया से पैसा इकट्ठी करती थी, या तो ये आपकी दहशतगर्दी तंजीमें हो या जो आपकी अपनी एजेंसीज हैं, वो शोरूम अब इनका बहरहाल बंद हो गया है। वो एक एसेट दिखा के, एक ख्वाब दिखा के, एक चूरन चटा के पैसे लेने का काम बंद हो गया। तो अब इन्होंने जो है फोकस अपना शिफ्ट कर लिया है। एक बड़ी इमोशनल कौम है हमारी सिखों की तरफ, इन्होंने फोकस शिफ्ट कर लिया, और कुछ लोग इन्होंने आगे खड़े कर रखे हैं। गुरबचन पन्नू हो गया, मोह धालीवाल हो गया, इस तरीके के। तो ये मतलब हमारे ही लोगों से पैसा इकट्ठा करके हमारे ही खिलाफ लड़वा रहे हैं। तो ये एक इनका ऐसा प्लान है जो कामयाब नहीं होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अगर ये गाने बजाने वाली ये जो रिहाना है और मियां खलीफा है, तो इनका गाना बजाना चालू रखने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 करोड़ किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़ देके ट्वीट करवा रहे हैं। तो ये कितना किनका इसके अंदर फार्म प्रोटेस्ट के अंदर, या जो जेन्युइन कंसर्न्स है फार्मर्स के, उनको लेके ये लोग कंसर्न्ड है, और कितनी इसके अंदर सियासत है, वो हम बेहतर जानते हैं, और हमारे लोग हैं। और अभी काफी हद तक चीजें बदल चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में भी बदल जाएंगी। और मैं ये समझता हूं कि एज ए जर्नलिस्ट, स्पेशली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, आपको ना एक बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि 1970 के दहाड़े से किस तरीके से इन्हीं कानूनों की मांग, इन्हीं चीजों की मांग, इन्हीं के लिए जद्दोजहद 50 साल चली। और 4 जून 2020 को हिंदुस्तान अखबार में राकेश टिकैत, जो यूपी बॉर्डर वाली साइड पे अभी स्पीयर हेड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, उनका एक बयान है, मैं आपके साथ साझा कर लूंगा। वो हिंदी में आपको थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ना समझना, यू कैन यूज गूगल ट्रांसलेट पढ़ने के लिए। उन्होंने तारीफ करी है मोदी जी की, उन्होंने सरकार की तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा है कि जो उनके वालिद हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी रूह को सुकून मिलेगा कि साहब ये जो हम मांग रहे थे वो पूरा हो गया। और उसके बाद 180 डिग्री फ्लिप ले लिया। तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो जिनके जवाब आप लोग शायद वहां बैठ के नहीं दे सकते, पर हमारे को पता है। गुरनाम चरूनी है, वो पॉलिटिशियन है, उसने 2 चुनाव लड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़ा हुआ है। फिर चाहे योगेंद्र यादव हो, वो इलेक्शन 2 लड़ा हुआ, हारा हुआ है। चाहे ये राकेश टिकैत खुद हो, ये 2 इलेक्शन लड़े हुए, हारे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल हैं, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस आर नॉट हिडन। और जो दर्शन पाल सिंह हैं, वो भी ही इज अ नोन PDFI कम्युनिस्ट है, वो TUF टेक्निकल यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर है। तो हमको पता है लोगों का बैकग्राउंड, वी नो कि कहां से आ रहे हैं। सर, आपके यहाँ बहुत बार ये बात भी हो रही है ट्विटर पे और कई जगह पे कि क्योंकि अभी पंजाब में इलेक्शंस हुए हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी सीट्स शायद ले गई है, इस तरह की कोई बात है। तो दैट्स वाई बहुत परेशान है मोदी जी, और इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट को मैं नहीं कह रही सर, ये मैं बता रही हूँ जो ट्विटर और सब जगह पे आ रहा है। तो इस वजह से मोदी जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दोबारा से एक तरीके से थोड़ा पंजाब में आगे आने लगी है। तो वहां पे इस वजह से सारी एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट था जो फार्मर्स का चल रहा है? क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको, ये किसी तरीके से लगता नहीं कि मोदी जी के काबू में आ रहे हैं और ये वापस जाने के मूड में है, अनटिल ऑनलेस उनकी जो फसलें तैयार हो जाए, वहां पे उनको जाना पड़े उस काम के लिए, तो तब तो जाएंगे शायद, अदरवाइज नहीं जाएंगे। देखिए आशु जी, मैं आपको 2-3 बातें थोड़ा सा बैकग्राउंड से लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कहा कि ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट्स हैं या ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स हैं। आप तारीख नोट कीजिएगा, 5 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस पार्टी के जो साबका प्रधान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, तो राहुल गांधी पंजाब आए 5 अक्टूबर 2020 को। वो सोफा ट्रैक्टर पीले से रंग का, उसके एक तरफ राहुल गांधी साहब बैठे हैं, एक तरफ अमरिंदर सिंह साहब बैठे हैं, और सुनील जाखड़ जी जो पंजाब कांग्रेस के चीफ है उसको चला रहे हैं। तो यहां से उन्होंने उसका प्रोग्रेस शुरू किया। उसका नाम रखा इन्होंने किसान मजदूर बचाओ रैली। और वास्तव में क्या था, वो रियलिटी ये थी कि वो कांग्रेस बचाओ रैली थी। इन्होंने दे ट्राई टू टेस्ट वाटर्स कि ये डूएबल है या नहीं, ये हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
इन्होंने वो ट्रैक्टर रैली निकाली, वो पंजाब से, क्योंकि वहां पे सपोर्ट था गवर्नमेंट का, वहां पे इनकम्बेंट है, और ये हरियाणा में एंटर किए, और उसके बाद उन्होंने देखा ये तो डुएबल है साहब, ये तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद लगातार 5 अक्टूबर 2020 के बाद 2 महीने लगभग 40 दिन जो है वहां पे रेल बंद कर रखी, और वहां पे बहुत से टोल नाके बंद करके रखे मोटरवेज के ऊपर। तो ये सब वहां पे चलता रहा, एक बिल्डअप क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे पंजाब के जो सिटिंग एमएलए हैं, जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ऑन रिकॉर्ड स्टिंग पे पकड़े गए हैं। उन्होंने ये एडमिट किया है कि साहब हम पैसा भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक भी दे रहे हैं, डीजल का खर्चा भी दे रहे हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है, वो कैनेडियन कंपनी के जो टावर्स हैं, जो जियो यूज करता है, वो जियो के 1500 टावर्स को भी डैमेज किया गया, और उसके बावजूद वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, वहां पे कोई क्रिमिनल एक्शन, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की गई। अब आगे बात जी चुनाव की, तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो चुनाव, जो इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या म्युनिसिपल काउंसिल्स के इलेक्शन थे। और म्युनिसिपल इलेक्शंस जितने भी होते हैं, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं, चाहे वो कितना ही समय उनका कितना वक्त रह गया हो। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात यह है कि साहब पंजाब में जो चुनाव आना है, वो आना है 2022 में, अगले साल इन्हीं दिनों में, मार्च अप्रैल में ये चुनाव ड्यू हैं पंजाब में, फरवरी मार्च में समटाइम्स वहां पे सरकार बदलनी है, वहां पे इलेक्शंस ड्यू हैं। बहरहाल एक आपको दिलचस्प बात मैं और बताता हूं, क्योंकि आप शायद उतना वाकफ नहीं होंगे इंडिया की जो पॉलिटी है या पंजाब की जो राजनीति है उससे। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो फॉर मोस्ट पार्ट पंजाब जो है वो हमेशा सेंटर से उलट चला है, एटलीस्ट इन द रीसेंट हिस्ट्री। तो अगर कभी सेंटर में बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी तो वहां पे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और अगर सेंटर में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगी तो यहाँ पे अकाली दल, या जो अकाली दल कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है बीजेपी के साथ, वो यहाँ पे चलती है। अब मोदी जी का जो सेकंड टर्म था उसमें कुछ वक्त, ये सॉरी, जो पंजाब गवर्नमेंट में बादल जी का सेकंड टर्म था, वो कुछ ऐसा वक्त था जहां पे ऊपर मोदी जी थे और नीचे बाल साहब थे। तो ये मतलब इट वाज अ यूनिक सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना, जिन्हों पंजाबी कहते हैं बट्टे दीवार, मतलब एक बारी आपकी, एक बारी हमारी, एक बारी हमारी, ये सब चलता रहा है यहाँ पे कांग्रेस अकाली दल के बीच में। खूब इन्होंने मस्ती से लूटा पंजाब को। तो ये एक और फैक्टर है जो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, कि पंजाब में जो अगले साल होने वाले इलेक्शंस हैं उनके अंदर बीजेपी विल बी कंटेस्टिंग ऑल दी 117 असेंबली सेगमेंट्स एट इट्स ओन, और वैसे ही अकाली दल भी पूरे सीट्स अपने दम पे लड़ेगी, ऐसे ही कांग्रेस भी अपने दम पे लड़ेगी, ऐसी आम आदमी पार्टी भी अपने दम पे लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बीजेपी के, वो अर्बन एरियाज हैं, और जो अकाली दल है और जो कांग्रेस पार्टी है उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जो पेंडू क्षेत्र है, जरा मतलब जो हमारा ग्रामीण इलाका है, जो रूरल एरिया है वो। तो इट विल बी अ 4-वे कंटेस्ट, और मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प कंटेस्ट होगा, बट इट इज स्टिल 1 year अवे। So there is a lot of water which will flow in the river Ganges in the next 1 year. तो अभी देखने की बात है क्या होता है। बहरहाल आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पंडित कि मैं कमेंट करूंगा कि क्या हो जाएगा वहां पे। और लाइक वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, पीपल विल यूज देयर फ्रेंचाइज, और देखते हैं क्या होता है। सर आपके ट्विटर पे कुछ दिन मैं देख रही थी कि कोई आपने ट्वीट्स लगाई थी, आपकी टाइमलाइन पे था कि आपको थ्रेट्स आ रही हैं, आपको इस तरह की बातें कोई कर रहा है, आपको धमकी आ रही है। तो सर क्यों, किस लिए ऐसा क्या आपने बोल दिया, क्यों लोग नाराज हैं आपसे? आरजू जी, नोबडी किक्स अ डेड डॉग, समझ रहे हैं आप? तो मरे हुए को कोई ठोकर नहीं मारता। जो जिंदा लोग होते हैं, जिनकी आवाज बुलंद होती है, जो अपनी आवाज रखने में शर्माते नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चलता रहता है। आई डोंट केयर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। जिनसे बर्दाश्त नहीं होती मेरी आवाज, जिनको मेरे ओपिनियंस अच्छे नहीं लगते, और जो लॉजिकली और रैशनली काउंटर नहीं कर सकते, तो फिर वो यही बोलते हैं कि साहब चक दांगे, रख दांगे, मार दांगे, बढ़ दांगे, कट दांगे। ठीक है, करने दो। पर माई आंसर टू देम ऑलवेज इज, पंजाबी के अंदर मेरी हिक चा के बात, मेरी छाती में बजा के, इफ यू हैव द गट्स, अगर आपके अंदर जुर्रत है तो मैं यहाँ हूँ। मेरा ट्विटर हैंडल आपको पता है, मेरा एड्रेस चाहिए होगा, मैं एड्रेस शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, ये सारा शहर मुझे अच्छे से जानता है, और जिसके अंदर वो कुव्वत है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, आके बजो। ये खड़ा सरदार। सर मुझे तो लगता था कि शायद इस तरह की थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान में ही आती हैं जर्नलिस्ट को, और जो बात करते हैं हमारे जैसे, लेकिन कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप देखते हैं कि भारत में कितना है। आपको भी अगर इस तरह से थ्रेट्स आ रही हैं, इसका मतलब है वहां भी टॉलरेंस लेवल जो है वो लोगों का ज्यादा नहीं है। मैं आपके ज्ञान वर्धन के लिए, आपके
जैसे क्या कहेंगे, आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं नॉलेज आपको कि ये हम्म, थ्रेट्स मुझे लोकल नहीं आ रही, मुझे बाहर से ही आ रही है। अच्छा, कहाँ हाँ, से तो सर? कोई बात नहीं, वो जो आप वाले हैं वही हमारे को थ्रेट दे रहे हैं, कोई बाहर से कोई ये नहीं है कि मेरे को कोई चंद्रमा से या जुपिटर से कॉल आ रही है। तो ठीक है, यही लोग है, करने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हर चीज में पाकिस्तान आप लोग ले आते हैं वैसे तो, लेकिन ये कि फिर भी नहीं नहीं, पूछना मैंने चाहूंगी कि पाकिस्तान का अभी नाम नहीं लिया, आप थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो गए। नहीं नहीं, आपने कहा कि आप ही लोग, तो सर मैं पाकिस्तान में ही तो बैठी हूँ ना, मैं कौन सा यूके में नहीं नहीं, हूँ। मैंने कहा जो आप लोगों को कहते हैं वही मेरे को कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। सर मुझे ये बताइए ना कि वैसे हर चीज में पाकिस्तान होता है कहीं ना कहीं, भारत में कुछ भी हो तो ऐसे ही फार्मर प्रोटेस्ट में भी कहा गया कि जी आईएसआई का हाथ है, फिर एक खालिस्तान की बात की गई, और एक ये भी सुनने में आ रहा था कि जो भारत की तरफ जो पंजाब है वहां पर अभी भी काफी लोग हैं जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या लग रहा है कि किस चीज से नाखुश हैं लोग, किस क्या चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, किसी बात से नाराज हैं आप लोग, क्या चीज है? देखिए आरजू जी, पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि खालिस्तान जो है वो सन 1972 में पहली बार खालिस्तान का जो नाम लिया गया, और वो तब लिया गया जब बांग्लादेश की जो तकलीफ है, जो उसका दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, जो जो पेन है ना, वो जब आपके मुल्क के अंदर की एजेंसीज को ये लगा कि साहब अब हम क्या करें, एक कश्मीर तो हमारे पास था ही, क्यों ना हम यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो ये K2 का जो प्लान है, ये दरअसल इट्स अ प्लान फ्रॉम योर ISPR। और जो लोग ISPR के प्लान्स को सब्सक्राइब करेंगे और जो उसको आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। और जहां तक सिख कौम की बात है, या एक मजहब के तौर पे बात है, या एक धर्म के तौर पे बात है, तो मैं दो बातें आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहूंगा आजू जी, कि हमारे जो गुरु नानक साहब हुए हैं पहली पातशाही, जिनके 2 गुरुद्वारे, 3 गुरुद्वारे बल्कि, बड़े मशहूर और बड़े, जो उनका गुरुद्वारा जन्म स्थान है करतारपुर साहब, सॉरी ननकाना साहब उनका जन्म स्थान है, फिर करतारपुर साहब है जहां पर उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे, और उसके बाद पंजा साहब है। तो उनका ये कहना था कि साहब खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। जब ये इन्वेडर्स आते थे ना, ये खैबर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, जब ये इन्वेडर्स आते थे और यहाँ पे तशद्दुद करते थे, लोगों को मारते थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान आज मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, मतलब इट्स, आई डोंट वांट टू साउंड कम्युनल, बट ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हैं। ये कोई तुर्क नहीं है, ये कोई अरब नहीं है, ये सब हिंदुस्तानी है, हमारा डीएनए है, आपका डीएनए, हम लोग सब एक हैं। तो ये सब कन्वर्टेड है, और कोई तलवार की जोर पे, कोई लालच के जोर पे, जो बड़े वडेरे थे या जो रॉयल्स थे, उनको कहा कि यू कैन कंटिन्यू विद योर जागीर्स एंड योर रॉयल्टी, अगर आप इस्लाम में तस्लीम कर लेते हैं और आप अपनी जो आपकी आवाम है उसको आप इस्लाम कबूल करवाते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, वो हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली पातशाही ने ये वचन किए थे कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। द आइडिया ऑफ हिंदुस्तान इज गुड 5000 years ओल्ड। ठीक है जी, कम से कम 1000 साल की तो तारीख हिंदुस्तान की रिटन हिस्ट्री है, और गुरु नानक साहब तो 553 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। और जो 9वीं पातशाही हैं, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, उनके लिए कहा गया हिंद की चादर। हमारे दोनों गुरुओं ने कभी भी खालिस्तान का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान के अलावा या हिंद के अलावा किसी मुख्तलिफ मुल्क का नाम नहीं लिया, किसी अलग देश की कभी पहचान की बात नहीं हुई, आइडेंटिटी की बात नहीं हुई, कभी खालिस्तान का नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान तो खैर आपको पता ही है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट सॉर्ट ऑफ आइडिया। आज से 70 साल 75 साल पहले अगर आप जाएंगे तो कभी भी ये सोचा नहीं था। और जो आजादी के परवाने थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया के लिए कुर्बानियां दी थी। ये थोड़ी ना था कि सब 3 टुकड़ों में मुल्क को बांट दिया जाएगा और उसके लिए आजादी की लड़ाई की जा रही है। बहरहाल मेरा कहना यह है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं इस आइडिया से, खालिस्तान के आइडिया से, वो सिख नहीं है। ठीक है, दे कैन बी पॉलिटिकल स्टूजेस, दे कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स, दे कैन बी लेट्स से कैनन फॉडर। और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता, सिर्फ इमोशन में या सेंटिमेंट में बह जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स को किस तरीके से देश के खिलाफ, उस हिंदुस्तान के खिलाफ जिसकी कल्पना पहली पातशाही ने जिसका नाम लिया और 9वीं पातशाही को हिंद की चादर कहा गया, उनके आइडियल्स और उनके आइडियाज के खिलाफ यूज किया जा रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं कि देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन टू एजुकेट पीपल ऑन आवर साइड एज फार एज खालिस्तान एंड द आइडियोलॉजी ऑफ K2 इज कंसर्न। तो आपने ये कहा कि बहुत सारे लोग
हिंदुस्तान में सब्सक्राइब करते हैं या पंजाब में सब्सक्राइब करते हैं विद द आइडिया ऑफ खालिस्तान, तो मैं आई वुड जेंटली लाइक टू करेक्ट यू देयर। आप देखिए क्या हुआ कि इसने गुरपतवंत पन्नू ने कहा साहब कि हम खालिस्तान रेफरेंडम 2020 करेंगे, और खूब जो है ना पाकिस्तान की ISPR ने पैसा पूसा खर्चा इसके ऊपर, इसका प्रचार किया और खूब इसको उठाया। और करतारपुर साहब का जो प्रमोशनल वीडियो था जो आपके गवर्नमेंट के इदारों के द्वारा रिलीज किया गया, उसके अंदर भी रेफरेंडम 2020 और वो सब भिंडरावाला की तस्वीर लगा के सब किया है इन्होंने। आपको ये सारी चीजों को एक तरफ रखना है और आपने ये समझना है कि खालिस्तान के लिए अगर कोई रेफरेंडम हुआ तो हमारे 2017 के अंदर पंजाब विधानसभा के चुनाव, क्योंकि 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते, तो 2022 में हुए, तो 2017 में एक चुनाव हुआ, एक इलेक्शन हुआ। 1,57,00,000 आवाम ने उसके अंदर शिरकत की। और एक पार्टी ऐसी है पंजाब में, सिमरनजीत सिंह मान की शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करती है, जो खुले तौर पे बोलते हैं कि साहब खालिस्तान बनना चाहिए, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके की बातें करते हैं वो। उस 1,57,00,000 आवाम में से कुल 49,000 वोट, 49,000 वोट्स उनको पड़े। तो ये रेफरेंडम तो सेटल्ड है पंजाब के अंदर, ये रेफरेंडम सेटल्ड है कि बहुत कम तबका ऐसा है, और उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कैंडिडेट के मुंह को कि चलो यार अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो पूरे पंजाब के अंदर 49,000 वोट उनको मिले। और वो भी खालिस्तान के नाम पे नहीं मिले, वो भी उनके जो उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया या उन्होंने जो और बातें करी या जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको वोट पड़े। तो इट्स अ डन डस्टेड थिंग। और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग जो बाहर बैठे हैं, ISPR में जुड़े हुए लोग हैं, या जो गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग हैं कि जी हम $2.5 लाख दे देंगे जी, हम $3.5 लाख दे देंगे जी, तुसी जाओ ते जी लाल किले ते खालिस्तान दा झंडा लाओ ते ओनली आंसर इज टू क्रिएट अ खालिस्तान। और वो बड़े बेवकूफों की तरह बोलता है वो आदमी, और वो कहता है साहब हम पंजाब के अंदर हर एक किसान को $2.5 लाख सालाना हम उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, हम इसको तय करेंगे। अरे सब वी ऑल्सो नो कि इट्स नॉट पॉसिबल। और ये सब, और मैं पहले भी एक डिबेट पे कहा था, मैं फिर कहता हूं कि किसी के उछाले हुए सिक्कों के ऊपर उछलने वाले, एक मदारी सिक्का उछाले और जमूरे की तरह नाचने वाले सिख नहीं होते। हमारे गुरुओं ने ये कौम जो बनाई थी ना, ये शेरों की कौम बनाई थी, ये सिक्कों पे उछलने वाले बांदरों की कौम नहीं बनाई थी। और ये लोग जो हैं सिक्के उछालने वाले हो, चाहे उन सिक्कों के ऊपर नाचने वाले हो, उसकी खनक सुन के उसके ऊपर थर्राने वाले लोग हो, वो सिख नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता तो हमारे गुरुओं को शहादतें भरने की जरूरत नहीं थी। वो सिक्के तो खूब उस वक्त मुगल उछाल रहे थे, और तब के तो सिक्के थे भी सोने के सिक्के। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग दे आर नॉट ट्रू सिक्स, या कहीं ना कहीं दे नीड टू बी वेरी वेल एजुकेटेड कि हमारे गुरुओं ने हमारे को क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या मॉरल्स दिए हैं। हमारे गुरुओं की जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है, अपार्ट फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब इटसेल्फ, देयर लाइव्स इटसेल्फ, वो हमारे लिए एक लेसन है, एक आइडियल है सीखने के लिए कि गुरु साहब का हमारे लिए संदेश क्या है। और दसम पिता साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने ज्योति ज्योत समाने से पहले हमारे को 52 हुक्म दिए नांदेड़ से, और हमारे से वाजे तौर पे कहा गया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराह की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। तो ये 10वें गुरु, 11वें गुरु और 12वें गुरु, ये सब दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये सब क्रिएट किया हुआ है, और आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। और मैंने जैसा आपको बताया कि मोस्ट ऑफ पीपल इन पंजाब और मोस्ट सिक्स डोंट सब्सक्राइब टू इट। सर मुझे एक चीज बताइए ना, आप ये छोड़ दीजिए अभी, फॉर कहना चाहिए 2 मिनट के लिए कि आप इंडिया से हैं या मैं पाकिस्तान से हूँ। आप सिर्फ ये देखेंगे कुछ भी किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट होता है या कोई बात होती है, चाहे वो खालिस्तान की हो, चाहे वो पाकिस्तान में सिंधु देश बनाने की हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, क्या गवर्नमेंट्स को, दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं, इनको ये नहीं चेक करना चाहिए कि आखिर लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है उनको अपने देश में जो वो ये बात कर रहे हैं। हम सीधे सीधे कह देते हैं ISI है, आप सीधे सीधे हमें बोल देंगे, हम सीधे सीधे कह देंगे रॉ के एजेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं,
उन्होंने ये किया। हम उन लोगों को जाके स्टडी करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आखिर उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज उनको चाहिए, क्या चीज हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको सरकार से या जो गवर्नमेंट है उससे उनको शिकायत है और उसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे नहीं है कि सब लोग आपके देश के खिलाफ होंगे या सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे हमारे यहाँ है, मैं मानती हूँ हमारे यहाँ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का इशू है, जो हम क्या बहुत सी गवर्नमेंट्स हमारी सॉल्व नहीं कर पाई और अभी भी वो इशू है। लेकिन आपके यहाँ भी जो बार बार खालिस्तान की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सर कोई और बात भी तो होगी, सिर्फ ये कह देने से कि नहीं आईएसआई करा रही है या नहीं वो लोग ही जो है वो सिख नहीं है, वो ये नहीं है। ये बात आप कहीं तो उनको चेक तो करें कि अगर मेन प्रॉब्लम कुछ तो होगी। देखिए आरजू जी, यू हैव ओवर सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन। मैं बहरहाल आई हैव अ डॉजियर ऑफ एविडेंस, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। श्योर। कि जहां पे K2 जो है इट्स ISPR प्लान, और इसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्वज हैं और कैसे कैसे इसका एक प्लान बनाया गया, एक नक्शा इसका जो है रिलीज नहीं किया जाता। आपने जो बताइए कि चलो मैं खालिस्तान की डिमांड को एक मिनट के लिए मान भी लेता हूँ। आपने मुझे कहा कि आप इंडियन ना अपने आप को समझिए, मुझे पाकिस्तानी ना समझिए। मैं आपको पाकिस्तानी समझता ही नहीं, समझ रहे हैं? आप हैं ही हिंदुस्तानी, आपकी रूह हिंदुस्तानी है। और बहरहाल फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन एरिया विच इज कॉल्ड पाकिस्तान। और जहां तक मेरी बात है, मैं आई कैन नॉट इमेजिन इन दिस लाइफ टाइम, मैं बहुत छोटी उम्र में ना आई कुड हैव माइग्रेटेड टू कनाडा और यूएसए, मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था। आई चोज टू स्टे बैक इन माई कंट्री। और यहाँ पे ना संघर्ष है, स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज हॉन्की टोरी एंड रोजी। मेहनत लगती है साहब, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे। आई एम श्योर के कनाडा में और यूएसए में जाता तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वहां पे जो हमारे भाई हैं दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बहरहाल मैं इस जिंदगी में कम से कम आई कैन नॉट इमेजिन नॉट बीइंग एन इंडियन। वो तिरंगे का झंडा मेरा और वो मेरे देश का निशान मेरे को इतना प्यारा है कि मैं एक मोमेंट के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं किसी और मुल्क का हूं। बहरहाल आपके मुल्क के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स की दिक्कत है और जो रिजॉल्व नहीं हो रही और जो मसले हैं, मसाइल हैं, बहुत सारे हैं, आपने एक को गिनाया। उसका जो अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा, उसका रीजन ये है कि देयर इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्मी। 34-35 साल आपके पास जर्नैलों ने डिक्टेटरशिप रखी आपके मुल्क में, और हमारे मुल्क में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। तो आई मीन टू से गवर्नमेंट, व्हेन आई से गवर्नमेंट इज द पॉलिटिक्स। तो सियासत में और फौज में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया हमारे मुल्क में। और जहां तक सवाल है फार्म प्रोटेस्ट का, तो आपको पिछले साल ही, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, बस पिछले साल चलिए आप और आप शाहीन बाग देखिए। उसमें कहा गया कि साहब आपकी नागरिकता यानी कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, आपको डी कैटेगरी में, डाउटफुल की कैटेगरी में डाल देंगे, और आपको साहब उठा के ये लोग कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे। और जहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उइगर मुस्लिम्स के लिए शिंजियांग में, वहां पे उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माफ कीजिएगा आपके मुल्क के हुक्मरान के साथ, हम मुस्लिम ममालिक हैं और इस्लाम हमारी पहचान है और न हमारा आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब खूब चलता है कश्मीर में, हमने खूब सुना है। बट उइगर के लिए क्यों नहीं बोलते साहब? तब आप योर हार्ट डज नॉट मेल्ट फॉर देम। मतलब एक चीज होती है ना हिपोक्रेसी, और एक होती है एपिटोम ऑफ हिपोक्रेसी। सो योर कंट्री ओवर द इयर्स, qua their policy towards their neighborhood, या qua their international policy, or terrorism being a part of the statecraft, has become an epitome of hypocrisy. और मैं कल ही फकर को कह रहा था कि फकर आपको ना यू हैव टू रीड एंड रीराइट योर हिस्ट्री, बिकॉज एक ऐसा मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया पाकिस्तान में कि आपको बचपन से मतलब सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि साहब वी आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। हाँ, हम लोग एक मुल्क हुआ करते थे, बट हम लिंग्विस्टिकली कुछ एरिया हमारा सेम हो सकता है, कल्चरली सेम हो सकता है, बट वी आर अ सुपीरियर रिलीजन, वी आर अ सुपीरियर रेस, वी आर अ सुपीरियर कम्युनिटी। तो वो सुपीरियरिटी जो है वो कई सारी चीजों में, आप जैसे कम्पीट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं तो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर शगाई में कर देते हैं अपने न्यूक्लियर टेस्ट, पर हमारे यहाँ पे वैक्सीन बनती है तो आप वैक्सीन नहीं बना पाते। हम लोग मंगलयान भेजते हैं, आप लोग आपका स्पार्को, मेरे को पता नहीं वो कौन चला रहा है, वो पेठा साहब का मंत्री,
वजीर में नाम भूल जाता हूँ उसका, फवाद चौधरी है मेरे ख्याल उसका नाम, भारी सा आदमी है वो। हाँ, तो वो पेठा जो है बेचारा वो मेरा ख्याल है कहीं चाशनी में बैठा रहता है, उसको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है। सो मतलब बहुत सारी चीजें, यू आर आउट ऑफ सिंक, यू आर आउट ऑफ फोकस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया आरजू जी बहुत बदल चुकी है। दिस 2021, आज 2021 में द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ट्रेमेंडसली। It does not go by that logic of 1947 और प्री 1947। और आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो आपके अंदर जो दहशतगर्द बैठे हैं वो तो आपको 1600 में ले जाना चाहते हैं सर। They want to take you back 1600 years। वो मतलब you are out of sync completely। तो मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि there is something which is organic, there is something which is created। ये जो हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, इतने साल आपने उसको घसीटा, आपने उसको ड्रैग किया, या अब जो आप फार्म प्रोजेक्ट्स के अंदर उसके पर्दे के पीछे उसकी आड़ में आप जो खालिस्तान का सेंटिमेंट इवोक और प्रोवोक करना चाह रहे हैं, दिस इज क्लियर, इट इज विजिबल। और आपको मैं बता दूं, ये आपने अगर कल का वीडियो ना देखा हो गुरपतवंत पन्नू का, तो उसने एक वीडियो जारी किया, उसने एक वेबसाइट लॉन्च किया, उसपे उसने बोला कि साहब आप दुनिया भर के जितने भी फॉरेन मिशंस हैं इंडिया में, उसको आप चिट्ठियां लिखिए कि आप उसको रिलीज कर दीजिए, इसको रिलीज कर दीजिए। मगर भाई अगर एक बात बताइए, अगर आपका आदमी नहीं है कोई, आप उसके रिलीज के लिए प्रेस क्यों करेंगे? आपके आदमी से मेरी मुराद है कि अगर वो आपकी आइडियोलॉजी को टो नहीं कर रहा, अगर वो आपके एजेंडा को फॉरवर्ड नहीं कर रहा, देन व्हाई वुड यू वांट टू हैव समबडी रिलीज्ड? कोई जैसे बीजेपी या आरएसएस का जैसे बताया गया कि 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ बीजेपी आरएसएस ने करवाया, तो संडे दो ना, उनके लिए आप 70 वकील क्यों खड़े कर रहे हैं? उनको गर्म कपड़े जेल में जाके दे रहे हैं। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी हियर आल्सो। बट जैसा मैंने कहा, वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और हमारे मुल्क में कभी भी एक दिन का फौज और पॉलिटिक्स के बीच में या सियासत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। तो we will resolve it internally. It should not be a major concern for anybody, especially for Rihanna and Mia Khalifa। उनके लिए तो बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। अपना गाना बजाना चालू रखो ना, क्या फर्क पड़ता है। सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कोई प्लान है कि आप बीजेपी को ज्वाइन करें? क्योंकि लोग बहुत कह रहे हैं कि आप बहुत साइड लेते हैं, आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं आप उस पार्टी को, बीजेपी को। नहीं, मैं आपको ना, आई विल अगेन कोट मार्क ट्वेन। आपको मैं बताता हूं साहब, मार्क ट्वेन ने कहा था कि लॉयल्टी टू द कंट्री अनकंडीशनल ऑलवेज एंड एवरी टाइम, and loyalty to the government when it deserves it। So this government deserves my loyalty। ठीक है, मेरे को बहुत सारे सजेशंस है ट्विटर पे, तो मैं कई बारी हंसते हंसते गिर जाता हूँ कि यार लोग क्या क्या सोच रहे हैं कि भी ये क्या कर देगा। आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन। इट इज दैट आई पुट फॉरवर्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी वोसिफोरसली, और आई डोंट मिंस माई वर्ड्स। मैं अपने शब्दों के साथ खेलता नहीं हूं जी, मैं कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं जी। I am not interested in contesting any election। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं। उसने कहा था मैं जिंदगी में कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। If that opportunity comes by, I will think about it। But as of today, जैसे आज तारीख है साहब 18 फरवरी 2021, that thought does not cross my mind। Yes, if I can be of use to the government in terms of to partake in any policy making या किसी और एफर्ट या एंडेवर में जिसमें मेरे मुल्क को फायदा हो सकता है, आई विल बी वेरी विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट इलेक्शन लड़ना, देखो आरसू जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, इट इज टू डर्टी फॉर मी टू जंप इनटू दैट एरिना। जब तक ये कुछ बदलता नहीं ना, ये अभी आई एम वेरी होपफुल दैट मोदी जी एट द टॉप, you know, things are changing very rapid, and very good people are joining politics। बट अभी भी फॉर अ स्ट्रेट शूटर लाइक मी, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूं, मैं सीधी बात करता हूं, और सीधी बात ना कई बार बहुत चुभ जाती है लोगों को। और मैं जैसा हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं सीधी बात करता हूं। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो आदमी राजनीति में जाने के बाद ना पोपट बन जाता है। वो किसी और की भाषा बोलता है, वो अपनी भाषा नहीं बोल पाता। तो मैं ये समझता हूं कि हाल फिलहाल के लिए मैं जैसा हूं, मैं बहुत खुश हूं। और जो लोग मुझे कहीं मेरे को सजेशंस देते हैं, मैं उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट भी करता हूं। आपने जो मुझे पूछा, मैं आपके सेंटिमेंट को भी रिस्पेक्ट करता हूं। बट एज ऑफ टुडे आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया मेरा शो, लेकिन इसी तरीके से बात करते रहें और इसी तरीके से बात सुनते भी रहें, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ का जो है वो सुनना चाहिए, चाहे आप उससे डिसएग्री करें। जो आपके मीडिया पे बड़ा मुश्किल होता है देना, बिकॉज कोई सुनता ही नहीं है दूसरे की बात और मैं भी बीच नहीं में नहीं वो ब्लैक कॉफी पी पी के चिल्ला रही होती हूँ। जी। नहीं, बट आरजू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको लोग बहुत खुश होके सुनते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं, यू ऑल्सो डोंट मिन्स योर वर्ड्स। आप भी जहां पे ड्यू क्रिटिसिज्म है वहां पे आप क्रिटिसिज्म करते भी हैं। पर मैं समझता हूं कि जितना मैंने देखा आरजू, मेरी नजरों से, अगर आप हिंदुस्तान को मेरी नजरों से देखेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि 1984 के बाद जो दंगे हुए, जिसके अंदर हजारों हजार सिखों को मारा गया, गले में टायर डाल के जिंदा जलाया गया और हमारी औरतों को बेआबरू किया गया, उसके बाद ऐसा इमेजिन करना कि एक देश का प्रधानमंत्री, और वो भी जिस तरीके की एक रेपुटेशन लोगों ने बिल्ड कर रखी थी कांग्रेस वालों ने मोदी जी के लिए, वो सिर पे दस्तार सजाएंगे इसी रंग की, और वो गुरुद्वारे में जाएंगे, या वो खंडे वाला पटका पहनेंगे, या वो दरबार साहब में जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनको ले जाएंगे, या वो हिंदुस्तान के हर एक गवर्नर हाउस में, देखिए जैसे आपके वहां पे प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, हर एक गवर्नर हाउस में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवाएंगे, कीर्तन दरबार होगा, 350 साल इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाएगा गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का, या 550 साल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाएगा। इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर मी। मैं सोचता था कि साहब ये आदमी, ही इज थिंकिंग अबाउट एवरीबडी, है ना। ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को आगे रख के सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज लेके, सस्ती दवाइयां, आयुष्मान भारत में इंश्योरेंस लेके आ रहा है, घर घर एलपीजी पहुंचा रहा है, घर घर बिजली बत्ती पहुंचा रहा है, सड़कें पहुंचा, अब पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को सरकार ने या गवर्नमेंट ने एक मिशन मोड पे ले रखा है। सो 70 साल, व्हाई डिड इट नॉट कैच एनीबॉडीज इमेजिनेशन? हाँ, कोविड का मैनेजमेंट हुआ, 2 इलेक्शंस बैक टू बैक जीते, चाइना का विड्रॉल हुआ। आई मीन ठीक है, लोगों को तकलीफ होती है, बट सच है ना, आज गांधी के इंडिया को लोग कम याद करते हैं और मोदी के इंडिया को लोग ज्यादा बोलते हैं। लोग वो स्नेक चामच की ये बीन बजा के सांपों के सपेरों वाला मुल्क ना हो के अब हम वैक्सीन वाला मुल्क हो गए हैं। See, this is contributed by the private sector of this country, but उसको empower करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जिससे कि ये लोग भी प्रोग्रेस करें। ये सब हुआ है, एंड दिस इज ऑल रियलिस्टिक हैपनिंग। और मैं जैसा कल कह रहा था फकर को, अर्जुन जी, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये इतिहास, ये तारीख लिखी जा रही है, ये भारत लिखी जा रही है नए भारत की। उससे, और जिस तरीके से हमारी फौजें मजबूत हुई हैं, जिस तरीके से हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी मजबूत हुई है, जिस तरीके से हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, फोकस गया है सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर और फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी ये सोचना नहीं चाहता कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। मैं हूं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल ठीक। और सर, होना भी चाहिए कि आप, अगर इनकेस कोई भी गवर्नमेंट हो सर, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर ऐसा है कि कोई चीज आपको लगती है कि गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, तो आई होप कि आप उसके ऊपर भी बात करेंगे और आप सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे। जहां पे गलती होगी आपकी गवर्नमेंट से, जो होती है सर हर गवर्नमेंट की, मैं भी अपनी गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, लेकिन वो उसकी रीजन सिर्फ ये होती है ताकि वो उसके ऊपर काम करें और उस चीज को ठीक करें। तो जहां पर गलती होगी, आप जैसे लोग मौजूद हैं जो तब भी बोलेंगे कि मोदी जी को बताएंगे कि यहाँ पर आपसे गलती हुई है, अगर आपको खुद को लगेगा कि हाँ यहाँ पे जरूरत है। तो मेरा ख्याल है वो भी आपका ही राइट है और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बात करें, सिर्फ अच्छी चीजें ना गिनाए सर। बिल्कुल सर, जो आप पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा। I will sir, I will, I know I will point you out, but आपको खुद को देखना होगा। आपको पता लगेगा, उस देश में आप रहते हैं, मैं नहीं रहती। आपको पता चलेगा कि आपके देश में क्या गलत हो रहा है। मेरे देश में तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होती, लेकिन मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ अपनी गवर्नमेंट को, तो आप उसको ज्यादा पॉइंट आउट कर पाएंगे, आपके लोग पॉइंट आउट कर पाएंगे, नॉट मी। एनीवे, थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप यू विल ज्वाइन अगेन समडे। Thank you. I hope that day doesn't come.
कम से कम मैं ये चाहता हूं कि ऐसा मौका ना आए कि मुझे कहना पड़े कि साहब ये भी गलत है और वो भी गलत है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है और नहीं सर, परमात्मा ने, भगवान ज्यादा ने चाहा तो नहीं। सब ठीक रहेगा। यू कांट कीप एवरीबडी हैप्पी ऑल द टाइम, आप समझ रहे हैं ना? हाँ सर, तो मैं नॉट समझ रही हूँ, एवरीबडी कैन लेकिन बी मैं, केप्ट हैप्पी ऑलवेज। बट सर मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज गलत होगी, लेकिन कभी कोई चीज होती है और गवर्नमेंट का उस पर ध्यान ही हाँ, नहीं जाता है, तो डेफिनेटली जैसे थैंक यू हमारे फॉर यहाँ दी। होता है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी का इश्यू होता है, हम बोलते हैं। हमारे यहाँ बलोचिस्तान का इश्यू होता है, हम बोलते हैं, क्योंकि हमें बताना है अपनी गवर्नमेंट को कि ये सब चीज ठीक होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच आरजू जी। थैंक यू सर। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।